बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं। एक ब्रांड न्यू एक्सप्रेसो एपिसोड एंड आई एम इमरान हसन और मैं हूं हिना। दिल उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छा सा वीकेंड गुजारा होगा और इस वीकेंड पे तो बहुत सारी सियासी एक्टिविटीज भी थी, वो भी आप देख ही रहे होंगे, देखते ही रहे होंगे। हाँ, देखते ही रहे होंगे। अच्छा वीकेंड से क्या मुराद है आपकी? अच्छे वीकेंड को मिसालों से वाज़ेह करें। अच्छा वीकेंड क्या आपने एंजॉय किया होगा, वीकेंड का भरपूर फायदा उठाकर सो कर नहीं गुजारा होगा। वैसे मेरे ख्याल में तो अगर सो के भी मौका मिल जाए, हम मर्दों को वैसे ही आप खवातीन घरों में सोने नहीं देती हूँ, कहती हैं ये काम कर लो, वो काम कर लो, कभी कोई पाइप खराब, कभी कोई टूटी ठीक करवानी है, कभी कोई बिल देखना है एंड ऑल दैट। सो दिस इज हाउ इट इज। वीकेंड्स ऐसे होते हैं, लेकिन एज शी सेड कि अल्लाह करे आपका वीकेंड अच्छे से गुजरा होगा, तो अच्छे से गुजरा है तो फिर तो आप बड़े फ्रेश होंगे। अगर आपका थोड़ा टेंस गुजरा है या बिजी गुजरा है तो फिर मे बी ये वीक भी आपको थोड़ा तंग करे, लेकिन दोनों सूरतों में मंडे ब्लूज में होंगे, लेकिन दोनों सूरतों में आपको काम करना पड़ेगा। काम तो करना पड़ेगा, ये तो पाकिस्तान है, हम ऐसे तो नहीं कह सकते एक और छुट्टी कर ले। बहरहाल हैव अ नाइस वीक अहेड, अल्लाह करे ये वाला अच्छा हो आपके लिए। और वैसे भी महीने का ऑलमोस्ट पहला है तो थोड़े फाइनेंशियल मामला ठीक होते हैं इस वीक के अंदर, तो आई होप कि अच्छा ही गुजरे। खैर जी, हम अच्छी बुरी खबरें एक तो जलसे की तरफ बाद में आ जाए, पहले जरा एक अच्छी खबर दे दें। चले पहले अच्छी दे देते हैं। पॉजिटिव और अच्छी खबर है पेरिस पैरा ओलंपिक्स से, जहां पर पाकिस्तान के जो वाहिद एथलीट हैदर अली थे वो ब्रॉन्ज मेडल जीत गए हैं। जनाब हमारे एक्सप्रेसो में भी आए थे, इनके तब भी जो मोराल है इनका हाई, तो इन्होंने कहा था कि मैं जीत कर आऊंगा मेडल। गुजरावाला से इनका ताल्लुक है और F37 कैटेगरी के डिस्क थ्रो इवेंट में ये मेडल उन्होंने अपने नाम किया है और आखिरी कोशिश में उन्होंने 52.54 मीटर दूर डिस्क फेंकी, जबकि पहली थ्रो 52.28 मीटर रही थी और उनकी जो तीसरी और चौथी और पांचवी कोशिश थी फाउल करार दे दी गई थी। उज़्बेकिस्तान के एथलीट 56.03 मीटर के साथ गोल्ड मेडल के हकदार ठहरे। बिल्कुल, हमें याद है अरशद नदीम ने जब गोल्ड मेडल लिया तो उनकी भी जो पहली थ्रो थी वो फाउल थी, वो लाइन क्रॉस कर गए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो उनकी थर्ड थ्रो थी आई बिलीव उसने दुनिया को हैरान किया था और ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था और फिर आखिरी थ्रो भी 90 प्लस में फेंकी थी उन्होंने। खैर हम हैदर की बात कर रहे हैं। हैदर इससे पहले गोल्ड जीत चुके हैं, हमारे शो में 2 बार आ चुके हैं। हमें बहुत खुशी, हमने इनसे पहले भी कहा था कि आप सिर्फ पाकिस्तानी झंडा जो रिप्रेजेंट करें ना ओलंपिक्स में, यही बहुत एजाज की बात है, जीतना ना जीतना तो बात की बात है। खैर कनाडा के जेसी जिस ने 52.81 थ्रो की है और सिल्वर मेडल अपने नाम किया। इसी तरह गोल्ड मेडल अपने नाम ना करने पर जो हैदर अली हैं उन्होंने कहा कि वो फाइनल मुकाबले में जिस जगह खड़े होकर डिस्क फेंक रहे थे वो मुलायम नहीं थी, उनका पाँव फेंकते वक्त घूमने के बजाय जमीन में फंस रहा था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में मैं जिस जगह ट्रेनिंग करता था वो काफ़ी मुलायम थी, इस फ़र्क की वजह से फाउल हुए, जिससे स्टेडियम में इवेंट था, वहाँ इवेंट से पहले प्रैक्टिस की इजाज़त भी नहीं थी। सो इससे साबित हुआ कि हैदर को अगर वो सर्कमस्टेंसेस दिए जाते जिसमें वो बेहतर तौर पर प्रैक्टिस करके वहाँ पर जाके अमली तौर पर परफॉर्म करते तो शायद रिजल्ट डिफरेंट होता, एक और गोल्ड मेडल की सूरत में होता। बहरहाल हैदर का ये पैरा ओलंपिक्स में चौथा मेडल है। उन्होंने इससे कबल टोक्यो पैरा ओलंपिक्स जिसका हमने जिक्र भी किया, इसमें गोल्ड हासिल कर चुके हैं और इसमें जो उन्होंने इसी डिस्कस थ्रो के अंदर उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। 2008 सिल्वर और 2016 में ब्रॉन्ज मेडल भी जीत चुके हैं और पैरा ओलंपिक्स जो पेरिस में होने वाली हैं, इनफैक्ट हुई हैं, इनमें ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद अब 10 सितंबर को वतन वापस पहुंचेंगे और 10 की सुबह 7:40 पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। उम्मीद करते हैं कि इनका भी इस्तकबाल उतने ही अच्छे तरीके से किया जाएगा जैसे कि अरशद का किया गया, दो के नॉट अ गोल्ड मेडल बट मेडल तो जीता उन्होंने पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और जिस तरीके से रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, वही आपकी वजह वो ही बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी बिल्कुल। तो अब कर लेते हैं सियासी मंजरनामे का रुख, करते हैं बड़ी खबर में बात। बिल आखिर बार बार मनसूखी और ना करते तहरीक इंसाफ का जो इस्लामाबाद का जलसा था संजानी में, वो हो गया है, जिसमें कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक हुई। जलसागाह में बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खान, वो पार्टी रहनुमाओं के साथ स्टेज पर मौजूद रही। इसके साथ साथ हमाद अजहर भी जलसे में अचानक मंजर आम पर आए। उमर अयूब, अली मोहम्मद खान, शेर अफजल मरवत, राजा नासिर अब्बास ने भी कारकुनों से खिताब किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने भी खिताब किया और उनकी जानिब से खिताब करते हुए कहा गया कि नए केस बनाना काबिल कबूल नहीं है, बंद गली में ना जाएं, इस्लामाबाद को बंद नहीं करेंगे। फिर भी शहर इक़्तिदार को पिंजरा बना दिया गया है। जाली हुकूमत रात की तारीकी में खुद को एनआरओ देने के लिए कानून साजी करती है और ये 90 की दहाई नहीं है, अब बानी पीटीआई को माइनस नहीं किया जा सकता। और जलसे से खिताब में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर ने तनकीद के खौफ से निश्तर भी चलाए और उन्होंने कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हुकूमत को 2 हफ्तों की डेडलाइन दी है। देने वालों, तुम भूखे हो, जेल में बैठ के जी चुका है। हमें बताया जाए कि इस एनआरओ से मेरी 25 करोड़ आवाम को क्या फायदा हुआ। आएगी
पासदारी नहीं की, फिर इस मुल्क में बार बार कानून टूटा है। किसानियों सुन लो, 1 से 2 हफ्ते में कानूनी तौर पर इमरान खान रिहा ना हुआ तो खुदा की कसम हम इमरान खान को फिर खुद रिहा करेंगे। मैं आपको लीड करूंगा, मैं आपको लीड करूंगा। पहली गोली मैं खाऊंगा, आगे मैं हूंगा। अगला जलसा एनओसी हो या ना हो, अगला जलसा लाहौर में होगा। ये जलसे की हरारत थी या कुछ और था? खुदा की कसम खा के कह गए कि मैं इमरान खान अगर रिहा ना हुए तो उनको खुद रिहा कराऊंगा। ये एक सूबे के आईनी सरबराह हैं, चीफ मिनिस्टर हैं, जिनको आप सुन रहे हैं, अली अमीन गंडापुर फरते जज्बात में। मुझे ऐसा लगता है बहुत आगे चले गए। खैर, जो महमूद खान साहब हैं, महमूद खान अचकजई साहब, उन्होंने भी खिताब किया, 15 दिन में सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा भी किया। आज भी अगर हम ये लोग सिर्फ ये जो यहाँ जमा हुए हैं, अगर ये लोग हम तरीके से आगे बढ़े और ऐलान कर दे और हुकूमत से हम कह दे, उनको 10 दिन या 15 दिन दे दे कि अगर 15 दिन के अंदर आप लोगों ने इमरान खान और तमाम सियासी कैदियों को रिहा न किया तो हम तमाम मुल्क में तारीख शुरू कर देंगे। सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। उधर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के खिताब पर अपने ट्विटर पैगाम में लिखा कि बांग्लादेश का हवाला देना और लश्कर लेकर पंजाब पर हमलावर होने की धमकी उस शख्स ने दी है जिसे अपने हल्के में अमन कायम नहीं हो सकता। अगर इसके पास इतने लश्कर हैं तो दहशत गर्दी कंट्रोल कर ले, ये माने कि दहशत गर्दों के ये हलीफ हैं। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि अपने अल्फाज पर कायम रहना कि 15 दिन में अपने लीडर को रिहा कराना है। उन्होंने ये भी कहा कि तकरीर में ये भी बताता था कि पहली बार शहबाज शरीफ को मिलने किसकी हिदायत पर आए थे, जलसे में रंगबाजी करते हो। पीटीआई के जलसे पर वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का भी रिएक्शन सामने आया। उन्होंने कहा कि अवाम ने पीटीआई का जलसा मुस्तरद कर दिया और अवाम का समंदर तो कहीं नजर नहीं आया और पीटीआई वाले कुछ भी कर ले, इन्हें मुकदमात का सामना तो करना ही। हमारे साथ इसी हवाले से बात करने के लिए माजिद निजामी साहब मौजूद हैं। बात करते हैं, सीनियर तजियाकार है। माजिद, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। आपने सूरत हाल सुनी है, आप तो इस पर ये भी नहीं कह सकते कि गल वध गई है मुख्तार है, आप तो वध से भी आगे वध गई है, मुझे लगता है ज्यादा बात आगे चली गई है। कल की जो स्टेटमेंट्स थी, इनफैक्ट जलसे के अंदर जो तकरीरें थी, दे वर हॉरिबल समहाउ। जिस तरह का रिएक्शन पार्टी की तरफ से आ रहा है, दो के उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ मामलात के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड एक आईनी सरबराह के तौर पर अली अमीन गंडापुर की स्पीच और उसमें कुछ गैर मियारी अल्फाज का इस्तेमाल करना, आप कैसे देख रहे हैं कल की इन तकरीरों को? महज तकरीरें हैं या किसी बड़े तूफान का पेश खेमा हो सकती हैं? बहुत शुक्रिया। मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ का इस वक्त बुनियादी मसला यही है कि यहाँ पर जोशीले, गजबनाक और गैर पार्लिमानी बयानात देने वाले रहनुमाओं को पजीराई मिल रही है और इसी वजह से तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफा होता जा रहा है। और तहरीक इंसाफ में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जो दानिशमंदी की बात करे, जो शाइस्ता जुबान या शाइस्ता लहजा इख्तियार करे। कल हमने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की जो बातें सुनी हैं उसमें से कई गैर मुहज़्ज़ब थी, नाशाइस्ता थी, गैर पार्लिमानी थी, लेकिन उसके बावजूद उस पर ताली बज रही थी। तो इस वक्त तहरीक इंसाफ का मसला ये है कि यहाँ पर इनके लीडर्स में वही मकबूल होगा कि जो अच्छी पंच लाइन्स देगा, जो करारे जुमले देगा, जो चस्केदार बातें करेगा। तो मेरा ख्याल है कि अगर तहरीक इंसाफ में यह मामला इसी तरह चलता रहा तो फिर इमरान खान की रिहाई तो मेरा ख्याल है बहुत दूर की बात है। अच्छा। लेकिन जेल से बाहर क़ियादत अवाम में जरूर मकबूल हो जाएगी और सियासी कारकुनों के अंदर उनका ग्राफ बहुत ऊपर जाएगा। उसका पार्टी पर क्या असर पड़ेगा, मुल्क पर क्या असर पड़ेगा, इमरान खान के सियासी मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ेगा, मेरा ख्याल है उनको ये फिक्र नहीं है। तो इस वजह से अगर हम मजमूरी तौर पे इस जलसे को देखें तो बिल्कुल एक कामयाब जलसा था, मैं इसे नाकाम जलसा नहीं कहूंगा। और पंजाब और इस्लामाबाद के अंदर ये तहरीक इंसाफ की फर्स्ट एंट्री थी जिसका इंप्रेशन बहुत अच्छा रहा है। लेकिन स्टेज से जिस तरह की धुएंधार बातें हुई हैं उसने मेरा ख्याल है कि इस पावर शो का इम्पैक्ट खराब किया है। पावर शो का इम्पैक्ट तो ख़राब हुआ है क्योंकि हम तो बड़े महज़िब अल्फाज में बता रहे हैं या कर रहे हैं, जो बातें हुई हैं वो इंतहाई कह लें कि
गलीज बातें थी, गलीज गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की गई और एक सूबे के सरबराह की हैसियत से तो बहुत बुरी थी। आपको लगता है, आपने कहा कि अवामी इज्तिमा तो था, तो क्या PTI इस अवामी ताकत से मौजूदा हुकूमत को कोई टफ टाइम दे सकती है, या फिर वो जो ये तो जलसा बड़ी मुश्किल से हो गया, PTI के अंदर अंदरूनी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं, क़यादत में आपस की लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो ऐसा नहीं हो सकेगा, या फिर टफ टाइम दे सकेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? जी बिल्कुल, अब ये वो नुक्ता आ गया है कि जिसका इंतजार था। पहले तो सवाबी में जलसा हुआ था और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज थी उनके ऊपर तो सबको मालूम है कि वहां पर सूबाई हुकूमत तहरीक इंसाफ की है। तो अब ये मामला वहां से निकलकर इस्लामाबाद और पंजाब की तरफ आ रहा है, जो कि मेन बैटल ग्राउंड है, और यहाँ पर ही पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ किस हद तक अपना सियासी ताकत का मुजाहरा करती है और हुकूमत को दबाव में लेके आती है। और इस्लामाबाद का जलसा तो सियासी लिहाज से बहुत अच्छा पावर शो था, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना ये है कि इससे आगे बढ़ते हुए क्या पंजाब का कारकुन तहरीक इंसाफ के लिए एहतजाज में निकलने के लिए भी तैयार है या नहीं। अच्छा। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, क्योंकि पंजाब के वोटर ने वोट जरूर दिया इमरान खान को, लेकिन क्या वो एहतजाज में आगे निकलकर मार खाने के लिए या एक बड़ी एहतजाजी तहरीक का हिस्सा बनने के लिए तैयार है? आने वाले जलसों से अगर वोटर पंजाब गए तो पुलिस भी इस वक्त पंजाब की है, कैपिटल की नहीं है। संजानी में तो कैपिटल पुलिस थी और ललकारा भी उन्होंने पंजाब की चीफ मिनिस्टर को है। एक तरफ तो इसमें एक पॉलिटिकल स्पाइस मौजूद है, CM वर्सेस CM और PMLN वर्सेस PTI, लेकिन दूसरी तरफ इसमें बहुत बड़ी रियासती तकसीम का एलिमेंट मौजूद है, जिस तरह की गुफ्तगू हमने सुनी है, और ये बहुत अलार्मिंग है। किसी भी रियासत के हवाले से ऐसी बातें करना, खास तौर पे जब आप एक आईनी ओहदे के ऊपर हैं। अगर PTI ने मैसेज ही देना है या देना था, व्हाट आई बिलीव किसी और कारकुन के जरिए, किसी और रहनुमा के जरिए दिया जा सकता था रादर देन अली अमीन गंडापुर। आई एम नॉट श्योर कि उनके जाती ख्यालात हैं या फिर ये पार्टी पॉलिसी है, ये शायद आप एनालिसिस करके बता पाएं। तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आई मीन पंजाब के अंदर इफ इट्स अ बैटल, लाइक द बैटल ग्राउंड इज बिगर, चैलेंज भी बहुत बड़ा है और फिर आगे से ऑब्वियसली जो इसको कंटेन करने की स्ट्रेंथ है वो भी बहुत बड़ी है। जी बिल्कुल, ये 90 की दहाई में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इस तरह की बयानबाजी हुआ करती थी। जब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो लाहौर आती थी तो उनका इस्तकबाल कोई नहीं करने जाता था और सियासी गर्मा गर्मी थी। लेकिन इस दफा मुख्तलिफ ये है कि इस दफा हुकूमती जराए का और हुकूमती वसाइल का इस्तेमाल भी किया गया है। और जिस तरह CM KP अपना काफिला लेके और सारे लोगों को लेके आते हैं, उसमें हुकूमती वसाइल बिल्कुल इस्तेमाल हो रहे हैं। अब देखना यह है कि वो बाहर से तो हुकूमत ले आएंगे, लेकिन क्या पंजाब के अंदर से भी उन्हें कोई इतनी बड़ी सपोर्ट मिलेगी या नहीं, या फिर ये महज दो सूबों का तनाव बन के रह जाएगा। तो इसलिए अब इस वक्त सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि लाहौर का जलसा, उसमें अली अमीन गंडापुर एक काफिला तो लेके आ सकते हैं, लेकिन बाकी लाहौर से क्या रेजिस्टेंस होगी, लाहौर से क्या मैसेज जाएगा, तहरीक इंसाफ यहाँ पे कितनी तैयारी करेगी, मेरा ख्याल है कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो ना हुआ तो ये मामला फिर बयानात तक ही महदूद रहेगा। तो माजिद निज़ामी साहब, आपको लगता है कि ये जो रिएक्शन आया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, ये इस वजह से भी हो सकता है कि पहले उन्हें बार बार इजाज़त नहीं दी जा रही थी जलसा करने का, NOC उनका जो है वो मनसूख कर दिया जाता था और बार बार जलसा वो नहीं कर पा रहे थे? क्योंकि अगर हम देखें तो हुकूमत ने भी तो जलसे जुलूसों से मुतालिक बड़ी जल्दी जो है वो कानून साजियाँ की हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए कि दीगर रहनुमा क्या कहते हैं, शाहिद खान अब्बासी ये कह रहे हैं कि जिसने जलसा करना है उसे इजाज़त दे देनी चाहिए, इस तरीके से रोकना नहीं चाहिए। तो क्या ये रिएक्शन इस वजह से भी था? वो जल्दी में तेल का काम कर रहे हैं और हुकूमत की बुखलाहट और बदहवासी इस मामले को मजीद खराब करती है। हालांकि ये बुनियादी आईनी और कानूनी हक है कि आप किसी भी जगह पर अब जलसा जुलूस कर सकते हैं, सियासी मुजाहरा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए 40 शराइत लगाना, फिर उसके लिए कानून साजी करना, तो मेरा ख्याल है कि इससे पता चलता है कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी इस मसले की फिक्र है, क्योंकि उनके ऊपर जो सबसे बड़ा इस वक्त इल्जाम है वो ये है कि 8 फरवरी में वो शफाफ इंतखाब के तहत हुकूमत में नहीं आए। तो अगर इन जलसों में बड़ा क्राउड होता है और इस तरह की एक्टिविटी बढ़ती है तो हुकूमत की जो क्रेडिबिलिटी है या उसकी साख है उस पर भी सवाल। मेरे ख्याल में भाई हुकूमत की क्रेडिबिलिटी तो कल पूरे शहर में लगे डबल लेयर्स के कंटेनर्स बता रहे थे कि वो क्या क्रेडिबिलिटी। 29 पॉइंट्स के ऊपर इस्लामाबाद को, जो कि चंद लाख आबादी का छोटा सा कैपिटल है, जिसे मेरे ख्याल में जो सबसे महफूज शहर भी कहा जा सकता है पाकिस्तान का, उसको 29 पॉइंट से कल बंद कर दिया गया था। और हमने कल ऐसी दिलखराश किस्म की वीडियोस भी देखी जिसमें लोग बिलबिला रहे थे, उनके बच्चे हॉस्पिटल्स में थे, मरीजों तक लोगों ने पहुंचना था।
हम हैरान हो जाते हैं कि इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की वजह से एक आम शहरी का क्या कसूर है। मुझे लगता है कि दुनिया के किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्री, तो खैर हम खुद ही हैं, किसी बदतरीन मुल्क के अंदर भी ये नहीं होता होगा कि एक पार्टी दूसरी पार्टी की मफादात की खातिर या उसको रोकने की खातिर आम शहरियों का जीना दोभर कर दे। ऐसी मिसाल कोई आपने देखी है कभी माजिद साहब जिंदगी में? नहीं, ये जलसे जुलूस के हवाले से इस कदर पाबंदियां लगाना इंतहाई नामुनासिब है, और ये दावा करना कि दहशतगर्दी का खतरा है तो उसकी वजह से तमाम शहर को बंद कर देना या अवामी नकलो हमल को महदूद कर देना, अवाम को मुश्किल में डालना, मेरा ख्याल है किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है। और उसका बुनियादी काम यही हो सकता है कि मैक्सिमम आप उस जलसे के एरिया को सिक्योरिटी दे दें, लेकिन ये करना कि 20, 25, 30 पॉइंट्स के ऊपर शहर को बंद कर देना, चोक कर देना, आम अवाम जिनका सियासी पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है वो उनका परेशान होना, तो ये वो सारी चीजें कि जो हुकूमत की नेकनामी में इजाफा नहीं करती। और इसी से अपोजिशन को एक सपोर्ट भी मिलती है कि आप हुकूमत में बैठ के ऐसे औचे हथकंडे अपना रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका फायदा फिर दूसरे क्वार्टर को बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। और मैं तो कल डर गया कुछ वीडियोस देख के और लोगों की हालत देखे कि लोग कितना कसमा पुरसी की हालत में थे। कुछ लोगों की डेथ्स हो गई, जनाजों में नहीं पहुंच सके, हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंसेस तक नहीं जा पा रही थी सड़कों के ऊपर। पता नहीं दुनिया के किस मुल्क में होता है, किसी जंगल में होता होगा, मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। अच्छा, क्विकली अब जो कल का दिन गुजरा है, एक बड़ा हमें इससे पहले शायद आपसे ही डिस्कस हुई थी किसी और एक्सपर्ट से कि जब तक जलसा नहीं होता तो चले हमारे पास या पीटीआई के पास बात करने के लिए जी हमें जलसा नहीं करने दिया जा रहा। अगर जलसा हो गया और उतना पावर शो ना हुई तो कहेंगे जी हमें चूंकि पाबंदियां लगाई थी, पावर शो नहीं हुई। जलसा भी हो गया, समहाउ एज यू सेड एक कामयाब जलसा हो गया। अब व्हाट नेक्स्ट? पीटीआई का जो नेक्स्ट प्लान है, ये ठीक प्लान है इमरान खान की रिहाई के लिए, या आपको लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं उनको दोबारा से रीथिंक करना पड़ेगा और खास तौर पे जो मौकिफ वो अपना रहे हैं, जो स्पीकर्स हैं उनको रीथिंक करना पड़ेगा? पीटीआई का नेक्स्ट प्लान क्या होना चाहिए माजिद साहब? जी बिल्कुल, अगर इन तकारीर पे रहेंगे तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में कमी नहीं आएगी। हमेशा ये मामलात सियासी जो हैं ये दो लाइंस में चलते हैं। एक तरफ तो आप जलसे जुलूस करके हुकूमत पर दबाव बनाते हैं, और दूसरी तरफ आप अपने कुछ संजीदा, न्यूट्रल, धीमे मिजाज के लोगों के जरिए, ट्रैक 2 के जरिए आप अपनी जो बातचीत का एक लिंक है वो इस्टेब्लिश करते हैं, कुछ ना कुछ एतमाद साजी की तरफ जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि 22 अगस्त को तहरीक इंसाफ ने हुकूमत की बात मानी, 8 सितंबर को हुकूमत ने तहरीक इंसाफ को जलसा करने दिया, तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई गुंजाइश निकल सकती है कि अगर दोनों तरफ से लोग बैठकर किसी भी 2-4 पॉइंट्स के ऊपर इत्तेफाक कर ले तो ये मामला आगे चल सकता है। लेकिन मामला फिर वही है कि अगर किसी जलते जुलूस के अंदर इस तरह की तकारीर होंगी, धुएंधार बयानात आएंगे, तो वो जो प्रोसेस थोड़ा सा आगे चलता है वो 10 कदम पीछे आ जाएगा और मामला फिर वही रहेंगे। तो इस कन्फ्रंटेशन के अंदर तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल ऑपोजिशन में मकबूल रहेगी, लेकिन ये समझना कि इसके नतीजे में कोई इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को फायदा होगा, मुझे ऐसा नजर नहीं आता। ठीक है, बहुत शुक्रिया। माजिद निजामी साहब अपना तज्जिया पेश कर रहे थे मौजूदा जो सूरत हाल है उसके ऊपर, और उनकी जानिब से कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस तरह के बयानात से चलती रही तो बानी पीटीआई की रिहाई जो है वो मुश्किल में डाल देगी तहरीक इंसाफ, तो इसलिए थोड़ा सा मजबूत से काम। एक वैसे कल इस्लामाबाद की हालत देखे लाहौरी अच्छे खासे परेशान हो गए होंगे। अगर इतने कंटेनर यहाँ पे भी लगे तो क्या हाल होगा? भाई शहर तो ना बंद करें, जलसे करें, सियासत करें, लोगों की जिंदगियां मत क्या करें, बोझल बनाएं लोगों की। हुकूमतें लोग लेकर आते हैं जिंदगी में आसानी के लिए, यहाँ पे हुकूमतें वबाले जान बन रही हैं। लोगों का कुछ ख्याल करें, बाकी जो करना है आप करें। एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। वीक का आगाज है, मंडे है, तो हमारी कोशिश है हम आपको बहुत शकील किस्म की खबरें ना दें, थोड़ा सा आसानी रखें आपके लिए, अच्छे अच्छे जबरदस्त लोगों से आपकी मुलाकात करवाते रहे। राइट नाउ वी हैव एन एक्सप्रेसो हीरो ऑल द वे लाइव विद अस, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों लाहौर में होने वाली जो IMMA F एशियन चैंपियनशिप थी उसमें अपना लोहा मनवाया। बानो हमारे साथ ही, आपको याद होगा, वो भी इस चैंपियनशिप से सामने आई थी। ये तकरीबन 56.77 किलोग्राम कैटेगरी की गोल्ड मेडलिस्ट हैं जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ईमान इनका नाम है और काज़ाकिस्तान की दीना आर्यापोवा को इन्होंने शिकस्त दी और ये मेडल अपने नाम किया। अब गोल्ड मेडल ज़ाहिर बात है बानो के साथ शेयर करती हैं। देखते ही हैं कि उन्होंने अपनी इस सफ़र का आगाज़ कैसे किया और इस फाइट के बाद उनका क्या मोरल है और आगे के क्या प्लान है। सो राइट नाउ ईमान इज़ विद अस लाइव ऑन एक्सप्रेसो। अस्सलाम वालेकुम ईमान, हाउ आर यू? Assalamualaikum, walaikum salam. Alhamdulillah, thank you so much for having me. You know, it's an honor. I'm so
थैंकफुल कि मैंने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट किया, अपना झंडा ऊंचा किया है, लाइक इट्स अ बिग ऑनर। वी आर सो प्राउड ऑफ यू। बताएं गोल्ड मेडल जीतने के बाद की क्या फीलिंग्स थी और सोचकर गई थी चैंपियनशिप में कि भाई गोल्ड ही लेकर आऊंगी? जी ज़रूर। आई थिंक ये बहुत बड़ी बात जो इस दफ़ा हुई है कि पाकिस्तान MMA फेडरेशन, प्राइम मिनिस्टर के यूथ प्रोग्राम, इतने सारे लोग आकर उन्होंने मतलब जो स्पॉन्सरशिप्स दी थी कि हम इतना मतलब IMMAF इतना बड़ा चैम्पियनशिप होता है और पहली दफ़ा पाकिस्तान में होस्ट हुआ है। 16 टीम्स, 200 प्लस एथलीट्स, ऑफिशियल्स वो सब आए थे। होम ग्राउंड पर लड़ना भी एक बहुत बड़ी बात है। हमारा पूरा मुल्क हमारे पीछे होता है। वैसे जब हम बाहर लोग जाकर लड़ते हैं हमें इतना कुछ पता नहीं होता कि कौन से एथलीट्स जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, मगर जब हमारे मुल्क में होता है, लाहौर में हुआ था, तो सब लोगों को पता था कि हम जा रहे हैं, हम फाइट कर रहे हैं। फैमिली में से कोई आया हुआ था देखने मैच? मेरी अम्मी आई थी। अम्मी हर मैच जी। अम्मी देख पा रही थी पंचेस का तबादला हो रहा था? वो तो नहीं पता, मगर वो हर मैच पे आती तो जरूर है। वाह यार, ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। अच्छा दूसरा बताइए, आपने चूंकि होम ग्राउंड का या होम क्राउड का जिक्र आपने किया, अपने मुल्क में जो मुकाबला आपका हो रहा था और लाहौर शहर में हो रहा था, क्या आप बेसिकली लाहौर से ही हैं ईमान? मैं कराची से हूँ। अच्छा, आप कराची से हैं। चले, तो अब ये बताइए कि ये आपको हेल्प करता है एक फाइट के अंदर जब आपका अपना क्राउड पीछे बैठा हुआ है, आप अपने मुल्क में खेल रहे हो, या इसका प्रेशर ज्यादा होता है कि नहीं अपने मुल्क में खेल रही हूँ, यहाँ पे हार गए तो ज्यादा हो जाएगी, भाई अपने मुल्क में हार गई आप, तो क्या होता है, कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है? आई थिंक ये इंडिविजुअल माइंडसेट के खिलाफ होता है। मैं मोटिवेट होती हूँ अगर क्राउड मेरे पीछे होता है, तो अगर लोग चीखे चिल्ला रहे हैं, बोलते हैं ईमान लेट्स गो, दैट हेल्प्स मी पर्सनली। कई लोग प्रेशर में आ जाते हैं, सो इट डजंट सूट देम, बट फॉर मी आई थिंक मुझे क्राउड की इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली अच्छा लगता है। ये मोटिवेशन आती है, जोश आती है। So it's good to play at your home ground. अच्छा लगता है, मतलब मोटिवेटिंग फैक्टर है। मगर उससे ज्यादा भी दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मेरे कोच रिजवान खान और एक्साई भी मेरे कॉर्नर में थे, क्योंकि पिछले देखें ये IMF की एक स्टोरी भी है मेरी। मैं 3 दफा खेली हूँ पहले IMF में, 3 दफा हारी भी हूँ IMF में। हर IMF में हारी हूँ, मैं कुछ सीखी भी हूँ आहिस्ता आहिस्ता, मगर मेरे कोच कभी मेरे साथ नहीं गए हैं। तो ये एक कहानी है कि मैं मतलब हारते हारते आकर मैंने गोल्ड मेडल जीता है विद परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क। अच्छा, तो ईमान जिस तरह से भी आप बात कर रही हैं कि अगर कोच की जो प्रेजेंस है, अभी बानो भी जब यहाँ पर हमारे पास आई थी तो वो भी यही कह रही थी कि कोच की प्रेजेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर कोच की आवाज़ आपके कानों में पड़ रही है तो फिर आपको कुछ डर नहीं लगता और आप जीत जाते हैं, भाई आप परफॉर्म करते हैं। तो ये कितना इम्पॉर्टेंट है कोच का होना चैम्पियनशिप में प्लेयर के साथ, और कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ता है इससे? जी ज़रूर बढ़ता है। ये हमारे कोचेस जो है ना, हम पूरे साल भर, हम सिर्फ फाइट के वक्त नहीं ट्रेन करते, हम पूरे साल भर ट्रेन करते रहते हैं। जैसे मैं अपने कोच के साथ पिछले 7 साल, ऑलमोस्ट 8 साल गुजारी हूँ, हम एक साथ काम करते रहे, तो अल्हम्दुलिल्लाह तो हम एक दूसरे को जानते हैं। वो मेरे स्ट्रेंथ्स, मेरे वीकनेसेस, हमारे स्ट्रैटेजीज, वो सब कुछ जानते हैं, और मतलब जिस तरह से मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ वो मुझे गाइड करते हैं। इट्स अ बॉन्ड के कोई और नहीं आ सकता है इस बॉन्ड में जितना स्ट्रांग होता है। ऑब्वियसली बानो और कोच अल्ताफ साहब, उनका भी बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है। हर कोच और ट्रेनर, वो फाइटर का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है। एंड आई बिलीव देयर इज अ सर्टेन स्टेज जब आपकी इतनी केमिस्ट्री एक दूसरे से मिल जाती है प्लेयर की कि वो कोच की सारी बातें आप एट द सेम टाइम उनको मटेरियलाइज भी कर रहे होते हो, एग्जीक्यूट कर रहे होते हो, जो कि बड़ा मुश्किल होता है फाइट के अंदर। मैंने एक्चुअली जब आप लोगों के इंटरव्यूज किए तो उसके बाद मैंने फाइट्स देखना शुरू किया ऑन यूट्यूब, एंड इट वाज लाइक बहुत जबरदस्त एक तो एक्सपीरियंस था, लेकिन एट द सेम टाइम मैं बड़ा हैरान हो रहा था कि आप इतनी इंटेंस सिचुएशन के अंदर कोच की बातों को कैसे फॉलो कर रहे हो, उन टर्म्स को कैसे फॉलो कर रहे हो। सो आसान होता है इतने शोर के अंदर ग्रैस्प करना? ऐसा नहीं होता कि आपकी अटेंशन दूसरी तरफ गई और उधर से किक पड़ गई, पंच पड़ गया, ऐसा नहीं होता? तो जब हम ट्रेनिंग करते हैं, जब मैं किसी और के साथ समझो स्पारिंग करती हूँ, तो कोच साइड पर बैठ के वो कहते हैं कि हाथ ऊपर करो, प्रेशर नीचे रख, वो इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और अगर मैं टर्न करके उनको देखती हूँ तो मेरे प्रैक्टिस में मेरे पड़ जाता है। और या तो कोच डांटते हैं कि आप मुझे क्यों देख रहे हो, आप ओपोनेंट को देखो, आंखें मत हटाओ उनसे। तो मतलब आदत
बढ़ जाती है आहिस्ता आहिस्ता। पहले जब मैंने फाइटिंग करना शुरू किया था कॉम्पिटिशन्स में, तो मुझे कोच की आवाज़ बिल्कुल नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि क्राउड हाँ। सब कुछ प्रेशर आ जाता था। तो मैं फाइट के बाद कोच से पूछती थी कि मैंने क्या किया तो ये था भी केज एक्चुअली में, आपकी ट्रेनिंग और फाइट का एक हिस्सा है कि आपको कोच की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनको राइट वे के अंदर सुनना है और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी करना है। बड़ी आपको शार्पनेस भी चाहिए। अच्छा, क्विकली हमें बताइए, एक तो हमें ये विजुअल्स इतने अच्छे लगे, मैं बार बार इनकी तारीफ करता हूँ। ये विजुअल जो आप देख रहे हैं डियर व्यूअर्स, ये पाकिस्तान के विजुअल्स हैं, लाहौर के विजुअल्स हैं। ऐसे विजुअल्स तो अमेरिका से आते होते हैं यूजुअली, या इंटरनेशनल कंट्रीज से आते हैं, पाकिस्तान से नहीं होते। हमें बहुत अच्छा लगा। आपको बीइंग फाइटर, बीइंग चैंपियन, ईमान कैसा फील हुआ है? और दूसरा ये कि आप MMA का फ्यूचर पाकिस्तान में खास तौर पे गर्ल्स के हवाले से क्या देख रही हैं? इस गेम को कितना प्रमोशन चाहिए? इस गेम का फ्यूचर पोटेंशियल क्या नजर आ रहा है आपको? जी, आई थिंक चैंपियन गोल्ड मेडलिस्ट बनने में बहुत प्राइड होती है। ऑब्वियसली बहुत से लोगों ने कंग्रेचुलेट भी किया है मुझे, अभी भी कंग्रेचुलेट कर रहे हैं, जैसे पोस्ट कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं। तो आई फील वेरी थैंकफुल, आई फील वेरी ग्रेटफुल कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, कि जितना जो हार्ड वर्क और परसिवियरेंस और लिटरल ब्लड स्वेट टीयर्स मैंने डाला है स्पोर्ट में, थोड़ा सा वापस आ रहा है अब। ये एक आसान स्पोर्ट नहीं है आने में, Exactly. बट ऑब्वियसली अगर खिलाड़ी के लिए भी एक टफ स्पोर्ट है, जो देख रहे हैं, जैसे मेरे फैमिलीज या जो भी फैमिली फ्रेंड्स जो भी है वो भी देखते हैं, उनके लिए भी टफ होती है। बिल्कुल। तो फ्यूचर में किस चैंपियनशिप के लिए ईमान आप तैयारी कर रही हैं, जरा जल्दी से बताएं, और कहाँ जा रही हैं और कहाँ से गोल्ड लेकर पाकिस्तान आएंगी? इंशाल्लाह ये वर्ल्ड चैंपियनशिप्स जो नवंबर में आ रही हैं फॉर द सेम IMMAF, उनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में मैं जाऊंगी, जो उज़्बेकिस्तान में हो रही है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए गोल्ड हासिल करके लाऊंगी वापस। आप से मिलके हमें बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट हर प्लेयर से, हर उस शख्स से, पाकिस्तानी से जो पाकिस्तान के लिए और ओबियसली अपने लिए, अपने पैशन के लिए कुछ करता है, हमें अच्छा लगता है। हमारी बेस्ट विशेज़ आपके साथ हैं, आपके पेरेंट्स, आपके कोचेस, उन सबको भी बहुत मुबारकबाद। थोड़ा सा लेट हो गए हम आपको लाने में, लेकिन चलें, देर लगी आने में आपको, लेकिन फिर भी आप आएंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। हमारे साथ ईमान मौजूद थी जी, IMMAF एशियन चैंपियन इन 56.7 किलोग्राम के, और अपने ओपोनेंट को हराकर बहुत ज़्यादा पंचेस और किक्स का इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने ये गोल्ड मेडल लिया, और हमने आपका तारुफ उनसे कराया। अगर आप भी कोई स्पोर्ट्स करते हैं या आपके घर में कोई बच्चा कोई स्पोर्ट्स करता है, तो प्लीज़ उसे सपोर्ट करें, उसे रोके नहीं। वो पहले दौर में रोकते थे ना बच्चों को कि ये नहीं करो, ये नहीं करो, तो खेलने दें उनको, पढ़ाई करो भाई, ये कहते थे। बिल्कुल बनेंगे। बिल्कुल, चैंपियंस ऐसे ही निकलते हैं भाई। इसी के साथ हम एक्सप्रेसो में जाएंगे एक ब्रेक पर, आपने कहीं नहीं जाना, कुछ ही देर में वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। एक के बाद एक चैंपियन से हम आज आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, और अब भी एक चैंपियन से ही मुलाकात करवाने जा रहे हैं जिन्होंने स्क्रेबल के आर्मी मुकाबले में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जी हाँ, अफान सलमान ने श्रीलंका में होने वाले वर्ल्ड यूथ स्क्रेबल चैंपियनशिप जीत ली है, और अफान सलमान ने 23 गेम्स में से 19 गेम्स में हरीफों को मात देकर ये कारनामा अंजाम दिया। इस चैंपियनशिप की बात करें तो दुनिया भर के 138 खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था, और इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने भी आलमी सतह पर एक जबरदस्त रिकॉर्ड कायम किया, और वो ये है कि अब पाकिस्तान 5वीं दफा वर्ल्ड स्क्रेबल चैंपियनशिप जीतने वाला पहला मुल्क बन गया है। अफान हमारे साथ ही अफान हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि बहुत कम लोग स्क्रैबल को समझते भी हैं और खेलते भी हैं, तो इसलिए बहुत कम लोगों को पता होगा कि कितना बड़ा एजाज़ है। बैनुल अक़वामी दुनिया के अंदर या वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है इस एजाज़ की और इस गेम की भी। हमारे साथ इस वक्त अफान है, उनसे ज़रा बात करते हैं। अफान, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू अफान? I'm fine. How are you? I'm great. Thank you very much. बहुत ज़्यादा मुबारकबाद आपको, the way you have played and the way you have won this title. How it happened भाई, कैसे ये हुआ? क्या ये शौक था जो आपको यहाँ तक ले गया? प्रोफेशनली आपने कहा कि मैंने स्क्रैबल करना है, या फिर कुछ और? What was the motivation behind? जी, ये आप कह सकते हैं कि एक शौक के तौर पे ही मैंने खेलना शुरू किया था, कि एक साइड एक्टिविटी होनी चाहिए, जैसे लेजर टाइम में खेल लिया या कुछ। तो फिर खेलते खेलते इतना अटैच हो गया इस गेम से कि बस आगे इसको एज अ प्रोफेशन चूज कर लिया, काइंड ऑफ कह सकते हैं। अच्छा। तो इसमें एक तो हमें अभी ये पता चला कि आपने ये टाइटल कल ही जीता है, और आज आप एक्सक्लूसिव भी हमारे साथ मौजूद है, तो इन एडवांस कहना चाहिए था, लेकिन अभी चूंकि पता चला है तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। आप स्पेशली इस वक्त वैसे आप अफान हैं कहाँ पे, किस जगह पे मौजूद हैं? मैं श्रीलंका में ही मौजूद हूँ, तो वहीं से आपको दे रहा हूँ।
अच्छा अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो इसके लिए आपकी कुछ सर्टेन प्रैक्टिस आवर्स थे, और जस्ट इट वाज अ पैशन दैट एक्चुअली हैज ड्रिवन यू टुवर्ड्स दिस? कुछ सर्टेन टाइम देते थे? कैसे हुआ ये? बाकायदा प्लान करके आपने चैंपियनशिप को जीता, या आपका पैशन ले गया आपको और ये हो गया? जी सर, मैं एज अ पैशन ही खेलता था, लेकिन जब मैंने इसको वो प्रोफेशनल लेवल पे खेलना शुरू किया तो मैंने इसको अपने एक रूटीन का पार्ट बना लिया था। तो अब मैं इसको स्टडीज के साथ मैनेज करते करते यहाँ तक आया हूँ, और आप कह सकते हैं कि मैं दिन में कोई 6 घंटे इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो इस वजह से ये मैंने हासिल किया। अच्छा, तो अफान ये बताएं कि किस ग्रेड में आप पढ़ते हैं और कितना टफ है, कितना चैलेंजिंग है स्टडीज़ के साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करना, और डेफिनेटली पढ़ाई में भी दिमाग जो है वो लगता है, और ये भी दिमाग का ही गेम है, तो कितना मुश्किल लगता है आपको, या फिर अब आपकी रूटीन सेट हो गई है कि इतना टाइम प्रैक्टिस का और इतना टाइम पढ़ाई का? जी जी बिल्कुल, अब तो और कोई काम करने का होता ही नहीं है, बस पढ़ाई और स्क्रैबल पे मैं फोकस करता हूँ। तो बस, और मैं अभी ग्रेड 10th में हूँ, तो पढ़ाई इतनी मुश्किल थी नहीं, लेकिन अब से स्टार्ट हो गई मुश्किल पढ़ाई इस वजह से। क्या पढ़ने का इरादा है? क्या पढ़ना चाह रहे हैं? कि मैं कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हूँ। अच्छा, और आगे भी कंप्यूटर साइंस को ही कंटिन्यू करना चाह रहे हैं? जी, अच्छा, तो आपने कहा आप 6 आवर्स की प्रैक्टिस करते हो। जब आप इतना ज़्यादा एक गेम को खेल रहे हो, और एज इन अ सेट कि वो भी आपका एक माइंड ब्रेन रिलेटेड गेम है, तो वो इम्पैक्ट तो करता है समाव आपकी रूटीन को भी? ऐसा नहीं लगता कहीं के अम्मी अब्बू कहते हो कि डू सम फिजिकल एक्टिविटी एज वेल, गो टू द फुटबॉल ग्राउंड एंड प्ले फुटबॉल और स्टफ, ऐसा नहीं होता? फिजिकल एक्टिविटी भी मैं बहुत करता हूँ, मैं और गेम्स भी खेलता हूँ, टेबल टेनिस हो गया और वो सब ऐसे गेम्स भी मैं बहुत ज्यादा खेलता हूँ, और सब एक साथ ही मैनेज कर लेता हूँ। स्कूल में खेल लिया कभी, या वैसे खेल लिया, और स्क्रैबल तो मैंने एज टाइम पास मैंने चूज किया था। अच्छा, बट अब जीत इसमें। अच्छा, दैट्स ग्रेट। तो अब ये भी हमें बताइए कि इसको खेलने के लिए एक तो आपने किसी से हेल्प भी ली थी, किसी सॉफ्टवेयर से, किसी पर्सन से, या फिर खुद से ही होता गया? जी जी, पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन है, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, उन्होंने हमें मेंटर्स प्रोवाइड किए, और मेरे मेंटर हैं सर मुइजुल्लाह बेग, जिन्होंने मुझे स्क्रैबल के बेसिक्स सिखाए, और वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। और उसके बाद जब वो चले गए, जैसे वो जर्मनी में फर्दर स्टडीज़ के लिए गए, तो मेरे बड़े भाई अली सलमान, वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं। अच्छा। और वो भी एक वर्ल्ड चैंपियन है, और उन्होंने ही मुझे मतलब गेम में गेम के एनालिसिस वगैरह वो सब उन्हीं ने सिखाया मुझे। सही है। अच्छा अफान बताइए, 23 में से 19 गेम्स जो हैं वो आपने जीती हैं, इनमें सबसे टफ गेम कौन सी थी, और कैसा लगा जब 138 प्लेयर्स जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और आप जीत गए ये चैंपियनशिप? टफ गेम्स तो सारी ही थी, क्योंकि बहुत अच्छे प्लेयर्स आए हुए थे, लेकिन बस कर लिया, जीत गया मैं। ऐसा क्या एलिमेंट था दैट एक्चुअली मेड यू डिफरेंट देन ऑफ ऑल योर जिनसे आपका मुकाबला था? उससे क्या ऐसी चीज़ थी जिसने आपको ज़्यादा हेल्प किया और मुख्तलिफ किया? आपका प्लस क्या था इस सारी चैंपियनशिप के अंदर? आई थिंक माई हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स दिस गेम, इस वजह से। नहीं, आप मुझे लगता है जीनियस ज्यादा है, हार्ड वर्क तो सभी करके आए होंगे ना? लगता अच्छा, है कि बहुत कैजुअली वो कह रहे हैं मैं जीत गया, फिर मैंने कर लिया है। वो कहीं ना कहीं आपकी जो वो वाला एलिमेंट था ना जीनियस होने का, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर रहा। सो सबसे पहले किसको पता चला कि यू हैव मेड टू दिस चैंपियनशिप, आप जीत गए? सबसे पहला फोन किसको किया? सबसे पहली बात किससे हुई? सबसे पहली बात तो हमारे चेयरमैन है पाकिस्तान स्क्रैबल एसोसिएशन के, वो सर तारिक परवेज, उन्हें कोई पता चला, वो साथ ही खड़े हुए थे जब मेरा गेम फिनिश होने वाला था। मुझे एक गेम जीतना था, फिर मुझे और गेम्स खेलने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मैं पहले से चैंपियन क्राउन हो गया था। अच्छा, तो मैंने वो एक गेम जीता, और ठीक है। स्क्रैबल के फ्यूचर के हवाले से, आप बीइंग द प्लेयर, यू सो यंग माशाल्लाह, अभी इट्स अ लॉन्ग वे टू गो। आई बिलीव आप ऐसे ही खेलेंगे, चैंपियनशिप्स और टाइटल्स लेकर आएंगे। आप क्या फ्यूचर समझते हैं? जो स्टूडेंट्स हैं, आपके फेलो स्टूडेंट्स, खास तौर पे आपके एज फेलोज, उनको कुछ कहना चाहेंगे? शुड दे बी इनटू दिस? अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा गेम है ये, और मैं सबको ये गेम रेकमेंड करूंगा। जैसे स्क्रीन टाइम अपना कम करें, जैसे मोबाइल फोन सबके पास बहुत ज्यादा आ गए, तो सब अपना स्क्रीन टाइम कम करें और अपनी फैमिली के साथ बैठ के खेलें, एज ए लेजेंड गेम खेलें, प्रोडक्टिव करें। Right. Afan, time is too short. Thank you very much, Afan Salman, for being with the Scrabble champion. Recently जीते, एक्सक्लूसिवली हमारे साथ मौजूद थे, हमने कहा आपकी मुलाकात करवाई। क्विक ब्रेक लीजिए, न्यूज़ हेडलाइंस के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। जी, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में गुज़िश्ता रोज़ आलमी यौम ख़ानदगी मनाया गया और इस दिन को मनाने के मकसद के हवाले से अगर बात करें तो अवाम को वक़ार और इंसानी हुकूक़ के मामले के तौर पर ख़ानदगी की अहमियत को याद दिलाया जा सके और ख़ानदगी के एजेंडे को मज़ीद पढ़े लिखे और पायदार मुआशरे की तरफ आगे बढ़ाया जा सके, ये होता है। और पाकिस्तान में स्कूल से बाहर बच्चों की जो तादाद है इमरान, उसमें आपको पता है कि तशवीशनाक हद तक इजाफा हो रहा है। और अगर फिगर्स में बात करें तो करीबन पाकिस्तान में 2,62,00,000 के करीब जो बच्चे हैं वो इस वक्त स्कूलों से बाहर हैं। कुछ मुल्कों की आबादी है इतनी। जी, और इतने हमारे बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। और पंजाब में अगर बात करें स्पेसिफिकली तो 1,11,00,000 से जायद, सिंध की बात करें तो 70 लाख से जायद, और खैबर पख्तूनख्वा में 36 लाख और बलूचिस्तान में 31 लाख से जायद बच्चे तालीम से महरूम हैं। और इस्लामाबाद में तकरीबन 80,000 तालीम से महरूम है। ये जो फिगर्स हैं बड़े अलार्मिंग है कि इतने ज़्यादा बच्चे हमारे स्कूलों से बाहर हैं। और पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने ये बताया है कि स्कूल जाने की उम्र के करीबन 39% बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं। और ये जो शरह है, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा 65% जो बच्चे हैं वो स्कूलों से बाहर हैं, यानी वो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे। ह्यूज नंबर, 39%। इतनी 100 में से 39 बच्चा जो स्कूल की उम्र का है नहीं है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने इस आलमी यौम ख़ानदगी पर एक बयान दिया, मुल्क में तालीमी इमरजेंसी का ऐलान किया। इससे पहले भी इस पर बात कर चुके हैं और तलबा के इंदराज की मुहिम शुरू की है। स्कूल छोड़ने की शरह को कम करने और हर बच्चे को अपनी तालीम मुकम्मल करने की तरगीब देने के लिए मुख्तलिफ वज़ाइफ और दीगर जो मराहत हैं वो भी उन्होंने कहा जी मुतारिफ कराई हैं। स्कूल में बच्चों को दोपहर का खाना शुरू कर दिया गया है। हम सब ने मिलकर ये कोशिश करनी है कि हम इस पर काम करें, लेकिन ओबियसली गवर्नमेंट का, स्टेट का बहुत ज़्यादा रोल है और इसमें जो खास तौर पर हमारे रूरल एरियाज़ हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है। हमारे साथ इस वक्त मोहिउद्दीन वानी साहब मौजूद हैं जो कि वफाकी सेक्रेटरी तालीम और पेशा वाराना तरबियत हैं, एक ज़िम्मेदार पोजीशन पे हैं। तो हमने कहा कि उनसे ज़रा इस बारे में पूछें। वो दीगर बड़े कलीदी ओहदों के ऊपर वानी साहब फाइज रह चुके हैं, तो ज़रा उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो हमें इस हवाले से क्या बता पाएंगे। थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग वानी साहब, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बड़ा अल्लाह का करम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। एक तो ये बहुत ही अलार्मिंग नंबर्स हैं, आई बिलीव जब आप लोग भी अपनी रूटीन मीटिंग्स करते होंगे या ब्रीफिंग्स देते या लेते होंगे, ये आपको भी बहुत ज़्यादा हिला के रखता होगा जिस तरह की सूरत हाल है। तो अब तक हमने जो इक़दाम किए ये तो हमें मालूम है कि वो नाकाफ़ी हैं, इसी वजह से ये नंबर्स इतने ज़्यादा हैं और अभी तक मौजूद हैं। तो क्या हम फ्यूचर में कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं जिससे नंबर्स में कुछ कमी आए? अब तक क्या इक़दाम है, ज़रा कुछ ब्रीफली अगर आप हमें बताएं। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का ताल्लुक वजारत तालीम से कोई 20% है और 80% बाकी मामलात से। अब आप पूछेंगे बाकी मामलात क्या है? इसके बाकी मामलात ये हैं कि गुर्बत, जब इंसान के पास माली हालात उसके वीक हों तो अपने बच्चे को क्यों स्कूल भेजेगा, चाहे स्कूल हो भी, ठीक है, चाहे वो इस्लामाबाद है, लाहौर है, कराची है, रूरल एरियाज है। दूसरी बात है पुअर हेल्थ। तीसरी बात है बच्चियों के एक्सेस के इश्यूज। अगर घर स्कूल आपसे को 5 किलोमीटर दूर है और वहां गाड़ी का एक्सेस नहीं है तो वालिदैन अपने बेटे को तो जाने देते हैं, बेटी को नहीं जाने देते। चौथी बात यह है कि स्कूल का होना लेकिन उस्ताद का ना होना। अच्छा, तीसरी बात यह है कि स्कूल का होना, उस्ताद का होना और वहां बिजली का ना होना। स्कूल का होना, उस्ताद का होना, फर्नीचर का ना होना। स्कूल का होना, उस्ताद का होना, फर्नीचर का होना, लेकिन क्वालिटी लर्निंग ना होना, वॉशरूम्स ना होना, बाउंड्री वॉल ना होना। तो ये बहुत सारे इशू, मतलब अल्टीमेटली सारी हैं स्टेट ऑन रिस्पांसिबिलिटीज, मिनिस्ट्रियां अलग अलग हो जाती हैं। जी बिल्कुल। तो वो और हर एक को में अपना रोल अदा करना था। पॉवर्टी बड़ा एसेंशियल कंपोनेंट है, लर्निंग हमारे जो नंबर्स है उसमें कम से। तीसरी बात है कि एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज तो रही है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ कि कम रही है, लेकिन जितनी रही है वो भी एफिशिएंटली यूज नहीं हुई। कि अगर हमने दिए गए दस्तयाब वसाइल को एफिशिएंटली यूज किया होता, इनोवेशन लाते गवर्नेंस में, मैनेजमेंट में, तो चीजें ज्यादा बेहतर हो जाती। जहां मिसाल के तौर पे एक स्कूल है, बच्चों का रश है तो आप इवनिंग खोल लेते, बजाय ये कि आपने नई बिल्डिंग खोल के उनके अंदर टीचर नहीं। फिर जहां पावर आउटेजेस थी वहां सोलर सोल्यूशन लगाए जा सकते थे, जहां टेक्नोलॉजी नहीं थी। सर ये चैलेंजेस, सॉरी टू कट यू, ये चैलेंजेस तो हमें मालूम है, जारी बात है, तभी हम इस हाल तक पहुंचे हैं ना कि आज 21वीं सदी में 2024 में हमारे 39% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, तभी हम पहुंचे। और सबकी कलेक्टिव नेग्लिजेंस भी मैं कहूंगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैं कहूंगा, जिसके बाद ये सूरत हाल बनी है। लेकिन अब ऐसा क्या है जो पहले हमने नहीं किया, जिसका आप तस्करा कर रहे हैं और अब हम कर रहे हैं ताकि इसका इम्पैक्ट कम किया जाए वक्त के साथ? ऐसा क्या है? जी से मैं कह रहा हूँ ना कि इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ एक्टिविटीज जो प्लान की जा रही है और जो पहले
उस पर तवज्जो उतनी नहीं थी, अब बढ़ गई है। एक तो सूबों में कंपटीशन शुरू हो गया है टू एड्रेस दिस चैलेंज ऑफ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन। अच्छा। और ये पिछले कई महीनों से आप देखें कि अब आपको टेलीविजन पे नेशनल नैरेटिव बन गया है कि हर चीफ मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर वीकली एजुकेशन के किसी नए इनिशिएटिव को अनरावल कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने देखे स्कूल मील्स प्रोग्राम की बात स्टार्ट हुई है। इस्लामाबाद में स्कूल मील प्रोग्राम मुकम्मल तौर पे रोल आउट हो गया। उधर तो बच्चे वैसे ही वानी साहब खाना खा के आते हैं। इस्लामाबाद में बच्चों को खाने की कहाँ कमी है? बलूचिस्तान में सर, आई बेग टू डिसएग्री। आप मेरे साथ चले, कोसार मार्केट का 7 वाला स्कूल है सर, सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, वहाँ मेरे आपके बच्चे नहीं पढ़ते। वहाँ जाए 40 के क्लास में मैंने इंटरव्यू किया, 40 में से 3 बच्चे नाश्ते करके आए थे, उनका मैंने वेट लिया, 48% बच्चे स्टंटेड थे। नहीं सर, बात यह है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बात यह है कि आप समझते हैं कि गरीब सिर्फ रूरल एरिया में पड़ता है। यहाँ के स्लम्स हैं, कच्ची आबादियां हैं, गुर्बत यहाँ भी है, BISP के लोग यहाँ भी ले रहे हैं। बात यह है कि आप गुर्बत में कुछ जोग्राफियाई तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर सकते। इस्लामाबाद के रूरल एरियाज भी है। मेरा पॉइंट वाली साहब ये है, गरीब सिर्फ कहते नहीं सर, बात की मैं तो पहले डिस्ट्रिक्ट इस्लामाबाद का जिम्मेदार हूं। मेरा आपकी बात ठीक है, मैं जिम्मेदारी का तयन तो बाद में करेंगे ना। आपने सिर्फ फैक्चुअली, चूंकि एक बात इनकरेक्ट, मेरा भी पॉइंट ले लें, मेरा एक पॉइंट ले लें। इस्लामाबाद में बच्चे नाश्ता करके आते हैं, इस्लामाबाद में अमीरों के बच्चे नाश्ता करके आते हैं, गरीबों के नहीं। अच्छा, मैं पहली बात तो ये कि जिस कोसार मार्केट के F6 के स्कूल का आपने जिक्र किया, उसके आसपास ज्यादा CDA एम्प्लॉइज, सरकारी एम्प्लॉइज रहते हैं। एक स्लम एरिया है वहां पे क्रिश्चियन कम्युनिटी का। अच्छा, लेकिन उससे आगे हटके मेरा पॉइंट ये था नहीं सर, आप एक्चुअली इनकरेक्ट सर। मैं तो उसके साथ कच्ची आबादियां हैं, कच्ची आबादियों से मैंने कहा ना, जब मैंने डाटा लिया, आपने तो नहीं लिया, वहां का BMI बच्चों का 48% का डेंजर। मेरा पॉइंट ये है, अगर मेरा पॉइंट आप ले ले, मेरा सवाल ये है कि क्या बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा या दीगर जो इलाके, अगरचे कि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, आई नो, लेकिन उसमें जहां पे स्टेट का या सेंटर का रोल बनता है, उसको देखते हुए, या इवन आपके इस्लामाबाद के फार फॉर लॉन्ग एरियाज से पहले ये प्रोग्राम, असल में आपने मेरा सवाल नहीं मुकम्मल होने दे रहा। वानी साहब, मेरा सवाल नहीं मुकम्मल होने करने देते ना, तो इसका जवाब मैं दे रहा था। नहीं, मेरा थोड़ा तहम्मुल दिया करें। आपसे आर्गुमेंट तो कर ही नहीं, मेरा सवाल तो ले लें, मेरा सवाल तो ले लें। मेरा सिर्फ नुकता ये है कि क्या इसकी जरूरत F6 के स्कूल में ज्यादा है, बच्चों को खाना खिलाने की जरूरत F6 कोसार मार्केट के स्कूल में ज्यादा है, या किसी ऐसे इलाके के अंदर ज्यादा है जो इस्लामाबाद से दूर है और वहां पे बच्चों के लिए एक्सेसिबल नहीं है ये चीजें वहां पे? ये सवाल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। तो आप मुझे बात कंप्लीट करने देते, इसका जवाब इसमें है कि इस्लामाबाद के इस मॉडल को देखते हुए ना सिर्फ F6, हमने जनाब रूरल एरिया के भी 200 स्कूलों को कवर कर लिया है। अच्छा। बात यह है कि अब माशाल्लाह हमारे इस प्रोग्राम को KP ने अडॉप्ट किया है, 3 डिस्ट्रिक्ट में वो ले गए हैं। बलोचिस्तान में हमने BISP ने सपोर्ट करके वहां 11 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको रोल आउट कर दिया है। पंजाब ने इसको 3 डिस्ट्रिक्ट्स में रोल आउट कर दिया है। बात यह है कि ये नेशनल एफर्ट है। आप यही तो मेरी बात अब कंप्लीट नहीं करने दे रहे थे कि हमने इस्लामाबाद में इसको पायलट टेस्ट करके सक्सेस स्टोरी बनाई है। हमारे पास 2 साल का डाटा आ गया है जिसको एविडेंस के तौर पे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने यूज किया है। F6 तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि इस पॉश एरिया में 48% बच्चे स्टंटेड है। तो आप रूरल एरिया का हालात देखते हैं, वहाँ क्या हालात? वो डेफिनेटली 88% होंगे ना वानी साहब, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि अगर इधर 48 है तो उधर 88 होंगे। स्टार्ट 88% से होनी चाहिए, ना कि 48% से। मैं तो यही तो सर, कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा समझें। अच्छा ठीक है, अब ये स्टंटिंग का मामला तो वानी साहब बहुत बाद में आता है। हमने बात शुरू की थी बच्चों के स्कूल के बाहर होने से, उसके लिए क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए क्या इकदाम? तो मैं ये कह रहा हूँ, स्टंटिंग इज वन ऑफ द रीजन। उस स्कूल मील प्रोग्राम का फायदा क्या हुआ है? मैंने GB में भी किया। आप कहते हैं ना इस्लामाबाद, चलिए मेरे साथ चिलास चले। चिलास आपने सोच नहीं होगा कितनी गुर्बत है। हमने वहां ये स्कूल मील प्रोग्राम, मैंने इस्लामाबाद सोचा है सर, हम तो रोजाना बैठ के इस पे बात करते हैं। हम तो रोजाना, हमारा यही काम है सर। हमारे पास 12 लाख से ज्यादा खबरें आती हैं। आपने इस्लामाबाद को हिट कर दिया, मैंने कहा चिलास में भी स्टार्ट कर दिया। स्टार्टेड विद इस्लामाबाद सर। मेरा कंसर्न रूरल एरियाज है जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, जिसके 39% बच्चों का अगर आप उस पे आ ही रहे हैं तो फिर कौन जवाब देगा इसका कि 39% बच्चे मारे? उसके लिए अगर वानी साहब सिर्फ उसकी स्टंटिंग रीजन है तो क्या स्टंटिंग के बाद ये कम हो जाएगी शरह? ये स्टंटिंग के बाद कम हो जाएगी शरह? आप अपना सवाल करते हैं, मेरा जवाब नहीं लेने देते। प्लीज दीजिए। मैं जवाब ये दे रहा हूं कि चिलास, आप मेरी बात तो सुन ले। चिलास गिलगित में सिर्फ एक स्कूल मील्स प्रोग्राम जो हमने स्टंटिंग को एड्रेस किया, उससे एनरोलमेंट 25 से 45% बढ़ी है। यही तो मैं आपके सामने अपना मुकदमा लड़ रहा हूं कि स्कूल मील प्रोग्राम से एनरोलमेंट बढ़ी है, आउट ऑफ स्कूल बच्चे वापस आए हैं, रिटेंशन बढ़ी है, ड्रॉप आउट कम हुआ है।
उनका BMI इंप्रूव हुआ है। जिसका एक बच्चा पढ़ता था उसने गुर्बत के बारे में अपने 3 गरीब बच्चे और पढ़ने के लिए भेज दिए। तो वानी साहब, ये तो एक फैक्टर है, इसके अलावा जो दीगर फैक्टर्स है, जैसे आपने बताया कि 80% दूसरे अवामिल हैं, उनके ऊपर क्या काम हो रहा है? और आपके ख्याल में जो स्टेट अभी तक अपना रोल प्ले कर रही है वो सेटिस्फैक्ट्री है? मतलब जिस तरीके से बात की जाती है, तालीमी इमरजेंसी लगा दी गई या उसका जिक्र किया गया प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी, और ये सारी जो सूरत हाल बन रही है, जो बाकी फैक्टर्स है उनका क्या? मैं वही कह रहा हूँ ना, उसमें अब फाउंडेशंस का रोल एक्सपैंड हो रहा है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में स्कूल्स एक्सपेंड किए जाए ताकि नए इंफ्रास्ट्रक्चर न बने और एग्जिस्टिंग लो कॉस्ट प्राइवेट स्कूल बच्चों को एक्सटेंड करे। पंजाब ने बहुत ज्यादा एक्सटेंड किया, इस साल वो 1 मिलियन और बढ़ाने जा रहे हैं। सिंध फाउंडेशन, एजुकेशन फाउंडेशन उसको एक्सपेंड कर रहा है। उन्होंने टारगेट्स रखे आउट ऑफ स्कूल बच्चों को एनरोल करने के लिए। बलोचिस्तान में इसको थोड़ा एक्सप्लेन करें, पब्लिक प्राइवेट मतलब सरकारी स्कूल प्राइवेट तंजीमें चलाएंगी, ये कह रहे हैं? नहीं जी, नहीं। एक्सप्लेन करें। ये है, ये आज से, ये 2009 से स्टार्ट हुआ था मॉडल। इसमें ये होता है कि लो कॉस्ट स्कूल्स को पब्लिक गवर्नमेंट फंड करती है कि आप अपने बच्चों को आउट ऑफ स्कूल को एनरोल करें, इसकी फीस हम उठाएंगे। सरकारी स्कूल अपनी जगह चलेंगे, ये एडिशन होगा जहां पे सरकारी स्कूल मौजूद नहीं है। अगर कोई लो कॉस्ट स्कूल बनाता है तो हुकूमत उसको फंड करेगी। ये पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन में इस वक्त 3 मिलियन बच्चे पढ़ रहे हैं। अच्छा। जो साउथ पंजाब में सारे। इसी तरह सिंध एजुकेशन फाउंडेशन में, क्योंकि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्ट करते हैं तो वो उसमें 5 साल लगता है, पर उसकी टीचर्स आते हैं, वो इनमें से 100% इनकी एनरोलमेंट होती है क्योंकि उसकी फंडिंग गवर्नमेंट कर रही होती है। और अगर उनकी परफॉर्मेंस ना हो तो गवर्नमेंट फंडिंग विड्रॉ कर लेती है। तो ये फाउंडेशन मॉडल KP में भी बड़ा अच्छा चल रहा है ताकि नई बिल्डिंग्स पे खर्चा कम हो और प्राइवेट सेक्टर उसको चिप इन करे अपने रिसोर्सेज और ठीक है। आखिरी मिनट है, अब क्विकली हमें ये बता दें कि कब तक ये जिस तरह की पॉलिसीज जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, इनको लेकर हम कब तक इस नंबर के अंदर कोई बेहतरी महसूस करें? पाकिस्तान में 2 करोड़ 62 लाख बच्चा जो इस वक्त स्कूल जा सकता है, नहीं जा रहा, कब तक इस नंबर्स में, इन नंबर्स के अंदर कुछ सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट हम एक्सपेक्ट करें इक़दामात के बाद, और खासतौर पे शहबाज शरीफ साहब की तालीमी इमरजेंसी के बाद? मुझे बताया कि प्रोविंसेस का, फेडरल का, ये नेक्स्ट 5 इयर्स में इसको 50% तक इस नंबर को रिड्यूस करेंगे। अच्छा। जो मुझे बताया गया नेक्स्ट 5 इयर्स। ये क्या सोर्स है सर इसका जिसने बताया? मतलब मुख्तलिफ सूबों ने बताया? प्रोविंसेस की कमिटमेंट है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा। और बाय प्रोविंसेस, जैसे पिछले साल 1.5% ऑफ GDP था, इस साल 1.9 पे आया है इस साल। और फिर हम सब प्रोविंसेस ने अपने अपने प्रोग्रेसिव एक्सपेंशन के प्लान्स बनाए हैं, ये उसको चिप इन करके एक एस्टिमेशन है। ठीक है वानी साहब, थैंक यू वेरी मच जी, आपने हमें ज्वाइन किया। मोइनुद्दीन वानी साहब की सेक्रेटरी तालीम और पेशा वाराना तरबियत, तालीम के हवाले से बात करते। स्टिल इट्स एन अलार्मिंग नंबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसके लिए हुकूमत क्या इक़दाम करिए। स्टंटिंग के हवाले से उन्होंने कहा जी हम इस पर फिलहाल काम कर रहे हैं, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। लेकिन बाकी जो रीजन है उसमें उन्होंने कहा कि 20% बच्चों का ताल्लुक हमारे महकमे से है, जबकि बाकी जितने भी हैं उनका किसी का हेल्थ के शोबे से है, स्टंटिंग का उन्होंने बताया, या दीगर कहीं पर इमारतों का मसला है, टीचर्स का मसला है। तो ये वाली चीज़ें हैं। बहरहाल ऑल वी कंसर्न इज हैव अ कंसर्न इज के पाकिस्तान के 2 करोड़ 62 लाख बच्चे इस वक्त स्कूल से बाहर हैं, और हम तालीमी इमरजेंसी की बात कर रहे हैं। देखते हैं जी इस पे क्या, जिस तरह से मैं कहा अगले 5 साल का टाइम है कि जिसके अंदर कुछ ना कुछ बेहतर सूरत हाल हो सकती है। खैर, ये इसी नोट पर हम ब्रेक लेंगे, कुछ ही देर में वापस आते हैं।